ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है वो एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। पहला चैप्टर है ये आपका, ओके। इलेक्ट्रो जो वर्ड आया है, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे वर्ड जो आए हैं वो आए हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं हम चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ किया जा रहा है चार्ज के लिए। और स्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें बॉडीज़ जो होती हैं रेस्ट में होती हैं, इन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जब चार्ज रेस्ट में होगा उस वक्त जो फिजिक्स उस पर लगाई जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। चलो थोड़ा सा बता दें इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। और कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये कितना चार्ज होता है इस पर, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये फिक्स चार्ज है इसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर रहने वाला पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जो एटम के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो अलग बात है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस भी तो एटम के अंदर ही होता है ना। खैर, तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना होता है, माइनस का इतना कूलाम चार्ज होता है। और इसका मास कितना होता है। अच्छा एक बात और है बेटा, इसका जो चार्ज है इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक सिंबल दिया गया ई, इसे पता क्या बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई। और ई की वैल्यू फिक्स होती है इतनी। मास कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे ही इसका एक सगा भाई होता है, लेकिन होता अपोजिट है, प्रोटॉन। सुना है नाम, प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ये कैसा चार्ज पार्टिकल है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन। कितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इस पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। बस फ़र्क इतना है कि इस पर पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव, माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। और इस पर प्लस का पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, चलो ये भी लिख लो कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए। कितना मास होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ज़रूरत पढ़ने पर ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं वैसे, ठीक है। नहीं गिवन है तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब बात आती है मेन कि ये चार्ज क्या होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई, चार्ज क्या होता है एक्चुअली में, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगी या पहली हेडिंग होगी, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर का नेम के बारे में, कि जो नेमिंग की गई चैप्टर की वो क्या है। अब आएगी बात किसकी, चार्ज की, ये क्या होता है ना। तो देखो डाल्टन ने ये कहा था कि एवरीथिंग इज़ मेड बाय द टिनी पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड एटम। यूनिवर्स में हर एक चीज़, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो आप, वो काहे से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब हर मटेरियल में एटम है, इसका मतलब हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, हर मटेरियल के अंदर चार्ज है, पहले से ही इनबिल्ड है, ये हमने नहीं बनाया है। ये जब मटेरियल बना होगा पहले कभी, तब से ही है। तो जब कोई चीज़ पहले से ही किसी के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है ना। तो चार्ज के बारे में ये कहा गया, इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मैटर, है ना। ये मटेरियल की क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरे मटेरियल या मैटर को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट या रिपेल करती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, चार्ज की डिफिनेशन अगर आप लिखें तो ये क्या होगा, इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अट्रैक्ट और रिपेल
टू अनदर मटेरियल। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। दुनिया में दो ही तरह के चार्ज पाए जाते हैं बस। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और अगर चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे उस बॉडी को कि बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज बॉडी लेंगे। तो चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलो अब हम पता करते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आता क्यों है। चलो ये पता करते हैं किसी बॉडी पर चार्ज क्यों आता है एक्चुअली में। तो इसके लिए हमें ना किसी मटेरियल के एटम के पास जाना पड़ेगा। देखो तुम्हें बताया गया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, स्फेयर होता है, स्फेरिकल होता है शेप में, और कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या क्या होता है एटम के पास? सर एटम के पास में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्जिंग में ध्यान से सुनिएगा, चार्जिंग में न्यूट्रॉन का पार्टिसिपेशन ज़ीरो होता है। न्यूट्रॉन चार्जिंग में या चार्ज की किसी भी कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, न्यूट्रॉन का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहते हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होंगे, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और ये कहा गया किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक एटम है X, इसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Z रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और A क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम का कितना मास है या फिर उसके अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। A जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और Z किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये भी फिक्स है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का E, पॉजिटिव E, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का E, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? ज़ीरो। तो होना भी चाहिए क्योंकि एटम एक्चुअली में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के न्यूक्लियस पे, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं नॉर्मली। अब चार्ज कैसे करेंगे? देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम एटम का। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। हम लोग एटॉमिक नंबर से समझेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये होते हैं 2 8 1 इस फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और हर एक एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए इसे ऑक्टेट बनाना है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करेंगे? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज़्यादा ईजी है ना, कम एनर्जी इसमें वेस्ट होगी। तो वो क्या करते हैं? सोडियम का जो एटम है वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कोशिश करता है, और जब भी मौका मिलता है वो लूज़ कर देता है। अब बताओ बेटा, चलो बताओ यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन 11 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 11 हैं अभी। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का E। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का E, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का E। प्रोटॉन हैं कितने? 11 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस का E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया रीबा? प्लस का 11E। अब इलेक्ट्रॉन का भी यही केस है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का E, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 11, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? माइनस का 11E। तो अब टोटल चार्ज ऑफ द एटम कितना हो जाएगा?
0। तो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ, किसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से चला गया, लूज़ कर गया। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब क्या होगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो बताओ प्रोटॉन कितने बचे इसके पास। अब प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, वो तो अभी भी 11 ही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब आपके कितने हो गए, 10 हो गए। अब चार्ज बताओ कितना होगा एटम के अंदर। तो अब एटम के अंदर कितने चार्ज होंगे, प्रोटॉन की वजह से तो ये होगा प्लस का 11 ही, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना हो जाएगा अब माइनस का 10 ही, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अब। ठीक है सन, तो अब टोटल कितना आ जाएगा चार्ज, अब 0 नहीं आएगा, अब आएगा प्लस का E, यानी बॉडी पर यानी न्यूक्लियस के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसी का एक एग्जाम्पल ज़रा और ले रहे हैं हम, एक एटम का एग्जाम्पल लेके ज़रा समझो। मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। अभी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को भगा दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अच्छा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 17 अभी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 17 है। प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 17 है, तो प्रोटॉन की वजह से होगा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0, यानी अभी क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है। अब हुआ ये कि इसने ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने छोड़ा था। मान लो सोडियम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, उसने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 17 ही है। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में रहते हैं, हमने सिर्फ किस में ऐड किया, इलेक्ट्रॉन को ही तो लिया है। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 18। तो अब टोटल चार्ज कितना आएगा क्लोरीन पर बेटा, माइनस का ही, यानी क्लोरीन का अब जो एटम है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो सोडियम का, यहाँ सोडियम का एटम क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ क्लोरीन का एटम क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा और NaCl टाइप का कुछ फॉर्म हो जाएगा। खैर हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। खैर अब एक बात बताओ, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई या नेगेटिव चार्ज हुई, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ने इसमें कोई भागीदारी नहीं है, प्रोटॉन ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, चला जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझे। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो अभी आपने देखा या सीखा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितने चार्ज को लेकर आता है या लेकर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ चार्ज को लेके जाएगा, या जब भी आएगा तो कुछ चार्ज को लेके आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज को कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है E। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E चार्ज होता है। वो अलग बात है कि निगेटिव होता है। वैल्यू कितनी होती है उसकी, E, और E की वैल्यू फिक्स है। कितनी होती है E की वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E की वैल्यू ये होती है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी किसी बॉडी पर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उतना चार्ज आएगा। ठीक है, ये आएंगे जो भी होगा, जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और आएंगे तो नेगेटिव होगा।
तो हो क्यों रहा है, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अब एक बात बताओ, जैसे किसी बॉडी से ना 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है भाई स्वदेश, किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 5, तो बॉडी पर चार्ज कितना होगा, पहले तो बताओ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी कि नेगेटिवली, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, मैंने क्या कहा इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी, लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना, अब चार्ज आएगा, आपने कहा सर इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, कितना पॉजिटिव आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले गया, E, और 5 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले जाएंगे, 5E, तो कुल मिला के इस पर चार्ज आ जाएगा 5E। ठीक, ऐसे ही बेटा एक बॉडी थी, इसने कहीं से 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गए, इसने उन्हें क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला तुम्हारा काम ये है कि पहले ये सोचो कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब कितना चार्ज होगा इसके ऊपर नेगेटिव में भी, 10E। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि किसी भी बॉडी पर चाहे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, आप ये देख रहे हो कि किसी भी बॉडी पर या तो पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, वो एक नंबर है और उसके साथ में E ज़रूर लगा हुआ है, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो E का मल्टीपल होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2E, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4E, 10 जाएंगे तो 10E। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो E इंटू एक इंटीजर आ रहा है, E है और E के साथ में एक नंबर है, और नंबर भी कौन सा है, इंटीजर, यानी कंप्लीट नंबर, टोटल नंबर, है ना। ये नहीं है कि 2.5 नहीं तो 2.5, है ना, 2.5, 3.5, 3.25, ऐसा नहीं है, पूरे नंबर। हाँ, क्यों पूरे क्यों आ रहे हैं, इंटीजर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन ही तो उठ के जाएंगे यहाँ से, या आएंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, E का। अब अगर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 5E, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10E, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 50, और n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो NE, तो Q इज इक्वल टू NE। ये होता है आपका पहला फार्मूला, यही है चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो क्या होता है, E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या लिखोगे, चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। ये फार्मूला आपका पहला आया। चलो फर्स्ट फार्मूला है तो न्यूमेरिकल भी देखो इसमें कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं, मेरे पास एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, कैसी है, और इस पर चार्ज पता कितना है, इस पर चार्ज है 3.2 माइक्रो कूलाम। अच्छा, चार्ज की एक यूनिट होती है, चार्ज को कहाँ में नापा जाता है, कूलाम में मेज़र करते हैं चार्ज को। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलाम। एक और यूनिट होती है, अगर बहुत छोटा चार्ज है किसी बॉडी पर तो उसकी यूनिट होती है माइक्रो कूलाम। तो तुम्हारी जानकारी के लिए ज़रा बता दें कि एक माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻6 लगानी पड़ती है, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, या इसका उल्टा अगर बोलूँ तो एक कूलाम में कितने माइक्रो कूलाम होंगे, 10⁻+6। 10⁻+6 का मतलब है 10 लाख, है ना। तो इसका मतलब एक कूलाम में 10 लाख माइक्रो कूलाम होते हैं। खैर, तो जब भी माइक्रो कूलाम आएगा आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, कूलाम में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 लगा के। अब सवाल ये है आपके सामने, एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है, और कितना चार्ज है बेटा उसके ऊपर, 3.2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, ठीक। तो आपको ये बताना है, पहला तो पॉइंट ये बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कि कम होंगे। क्यों, पॉजिटिव, मैंने क्या कहा, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक, कम होंगे। कितने कम होंगे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने कम होंगे, तो वही तो पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने इस बॉडी पर कितने होंगे, n बताना है।
तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई ई। Q बोले तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, कितना है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, 3.2 इंटू 10 की पावर -6। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.6 2 जा 32 हो जाएगा, दैट मीन 3.2। तो आंसर कितना बचेगा स्वदेश, 2 इंटू 10 की पावर, अच्छा -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो +19, और ऊपर -6 पहले से बैठा है तो +13, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इस बॉडी पर। जब हमने डिफिनेशन पढ़ी थी चार्ज की, तो उसमें एक बात बताई थी आपको, देख लो लिखा होगा, क्या था, इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अट्रैक्ट/रिपेल। ये एक बात कही थी मैंने कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन एक तरीके का फोर्स ही तो होता है। तो क्या एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है? हाँ। कितना फोर्स लगाता है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैदान में आए कूलाम, उन्होंने एक लॉ दिया जो कूलाम्स लॉ के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज कूलाम्स लॉ। ठीक है, अच्छा क्या कहा कि दो चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, चलो उस पर बात करते हैं। मान लिया मेरे पास एक 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 है और एक Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं सपोज करो, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। कितना फोर्स लग रहा होगा? तो कूलाम ने ये ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट, कि जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट था उनका। क्या कहा कि दो बॉडी के बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर, जो भी चार्ज है दोनों चार्जेस की वैल्यू जो भी है ना, दोनों चार्जेस की जो भी वैल्यू है उनका हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दोनों एक चार्ज एक दूसरे से कितना दूर हैं, और वो भी डिस्टेंस के कैसे डिपेंड करता है? स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्होंने कहा दोनों बातें एक साथ लिख लो, अलग अलग क्यों लिखते हो? तो मैंने लिख दिया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो आपको पता है कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है दो बॉडी या दो चार्जेस के बीच में। बाद में पता चला कि K जो है वो एक कांस्टेंट होता है, ये तो पता ही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? K की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K जो है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई तो पता है। अभी एक नई चीज़ आई हमारे सामने, इप्साइलन। ठीक है, ये एक सिंबल होता है इप्साइलन, और लास्ट में एक छोटा सा ज़ीरो लगा हुआ है तो इसको नॉट बोलते हैं। तो इप्साइलन नॉट ये होती क्या है? पहला पॉइंट, इप्साइलन नॉट क्या है? इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्पेस की परमिटिविटी होती है। अभी हम आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। और सिर्फ इस स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12। देखो जब इप्साइलन नॉट 4 पाई के साथ आता है, 1/4 पाई के साथ, तो वैल्यू ये होती है। और अकेले इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका जो कूलाम्स लॉ है वो कैसा हो जाएगा? अब कूलाम लॉ कुछ यूँ दिखेगा, F = K की जगह आप लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है। ठीक, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला। अब फोर्स बेटा एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एट्रैक्टिव कब होगा? जब चार्जेस कैसे होंगे? अपोजिट।
ठीक है। और रिपल्सिव कब होगा? जब सेम चार्ज होंगे, दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, और अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन होगा, ठीक है। तो यूँ कह सकते हो कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, है ना, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लगाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम लगा रहे हैं। मान लो बेटा एक मेरे पास में माइनस का 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है और एक है प्लस का 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक। अब पहला पॉइंट है कि ये फोर्स होगा कैसा, मतलब फोर्स का नेचर क्या होगा। तो क्योंकि ये दोनों बेटा अपोजिट हैं, यानी अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। पहला पॉइंट। कितना होगा ये भी तो बताओ, वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कूलाम्स लॉ। तो ये वाला चार्ज क्या है बेटा, Q1, और ये क्या है Q2, और ये क्या गिवन है R। सबको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करो। Q1 कितना दिया हुआ है बेटा 2 माइक्रो कूलाम है, तो 10⁻⁻6 लगाओ। Q2 कितना है 3 माइक्रो कूलाम है, कूलाम में कन्वर्ट करो। R कितना गिवन है 5, इसे मीटर में कन्वर्ट करो। अब लगाओ वैल्यू ज़रा। तो F = कितना होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। वैल्यूज पुट करो। आपको पता है इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता होती है मुझे, कितना 9 × 10⁹ ओके। Q1 कितना है बेटा 2 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R है 5 × 10⁻⁻2, और वो भी उसका स्क्वायर। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ठीक है। क्या क्या है, पहले काम करते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। 9 है हमारे पास, 2 है और 3 है, और नीचे क्या होगा 25। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। नंबर्स को मैंने पहले साइड किया। अब 10 की पावर को मैनेज करो बेटा। देखो 9 तो पावर ये है, ये 9 है, प्लस की और माइनस की कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। देखो माइनस माइनस है, माइनस की 6 और माइनस की 6 तो कितना होगा माइनस की 12। अच्छा नीचे कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4 हो जाएगी। देखो यहाँ 10 की पावर 2 है और उसका भी स्क्वायर है ना, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4, तो माइनस के 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये +4। चलो अब वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 6 9 54 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻, कितनी बचेगी 1 बचेगी बस। देखो बेटा 4 प्लस की और 9 प्लस की, तो कितना हो गया प्लस का 13 और माइनस का 12 है, 13 प्लस का ठीक 1 बचेगी। तो 25 को इससे 10 से काटो, 5 2 और 5 5 चलो तो ऊपर हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2 2 2 4 8 और 2 5 10 अपॉन 5 से चाहो तो इसे कट कर दो, कितनी बार जाएगा 5 2 10, 5 2 10 हो गया, फिर 5 1 5 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 6 30। तो इतना फोर्स लगेगा 21.6 न्यूटन का फोर्स। और कैसा होगा बेटा ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस लगाएंगे हम ये। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये परमिटिविटी क्या होती है, हाँ परमिटिविटी एक्चुअली में जब दो चार्ज एक जगह पे रखे होते हैं, दो चार्ज रखें तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये डिसाइड करता है इन दोनों के बीच में आने वाला मीडियम। दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ नहीं है, यानी खाली है, स्पेस है, अगर वैक्यूम है या एयर है मान लेते हैं, ठीक है। एयर की परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी के लगभग बराबर होती है अप्रॉक्सीमेटली, हम उसको सेम मान लेते हैं फिलहाल। तो स्पेस है अगर दोनों के बीच में, यानी कोई नहीं है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर फुल ताकत लगाएंगे, जितना फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम, जितना वो लगा सकते हैं। जैसे दो फाइटर हैं आपस में लड़ रहे हैं और रेफरी नहीं है कोई भी बीच में, उनसे बोला लड़ो बस, तो वो एक दूसरे को जितना मार सकते हैं वो पीट देंगे, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है ना, जितना फुल ताकत लगाएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम क्या करता है, दोनों चार्जेस को परमिट करता है
इसलिए इसको परमिटिविटी बोलते हैं। मीडियम चार्जेस को परमिशन देता है कि आप दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम इतना फोर्स लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि उनकी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा की है। जैसे दो चार्जेस अभी कितना फोर्स लगा रहे हैं, 21.6 न्यूटन लगा रहे हैं। ये कब लगा रहे हैं, जब इनके बीच में स्पेस है, कुछ नहीं है, यानी एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, अपनी फुल ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अगर इनके बीच में मीडियम आ जाएगा तो वहीं फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीडियम के आने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस को परमिट करती है कि आप एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा सकते हो। क्लियर, चार्जेस को परमिशन देती है कि आप एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा सकते हो। और परमिटिविटी को इप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल आता है इप्सिलॉन। ठीक, हर मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। हर मीडियम की, कोई मीडियम ज़्यादा परमिशन देता है, कोई मीडियम कम परमिशन देता है ना। ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर कि मीडियम कैसा है, कितना सॉलिड है, कितना, ठीक है, कम सॉलिड है। ठीक, चलो अब इसमें भी परमिटिविटी भी दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें क्या है मतलब, चलो मैं बता रहा हूँ, दो बातें होती हैं। एक बात होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। इनमें डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट बात, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी एज 32 है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी एज 32 है तो ये मेरे बारे में सिर्फ बात हो गई, मेरी वैल्यू पता चल गई, आपको मेरी एज पता चल गई, ठीक है, वो हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सिर्फ मेरे बारे में बात की जा रही है और किसी दूसरे के बारे में नहीं हो रही है। लेकिन वहीं मैं आपसे रिलेटिव बात बोलूं, मतलब मैं कहूँ आपसे कि मेरी एज जो है वो आपकी एज से दोगुनी है। मैं ऐसे नहीं बताऊं, मैं आपको अपनी एज डायरेक्ट ना बताऊं और मैं कहूं कि मेरी एज आपकी एज से दोगुनी है, 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या किया, अपनी एज को आपकी एज के साथ रिलेट कर दिया। तो जो ये जो आई, ये 2 टाइम्स बता रहा हूं कि मेरी एज आपसे दोगुनी है, ये रिलेटिव बात हुई, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी मैंने अपनी एज को आपकी एज से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और मैथमेटिक्स में कंपेरिजन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, अगर मुझे कंपेयर करना है दो चीज़ों को, तो क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। किसको, जिसको कंपेयर करना है उसको न्यूमरेटर रखते हैं और जिससे कंपेयर करना है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं या नीचे रखते हैं उसको। ठीक, तो ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए क्या करेंगे हम, देखो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए मतलब ये होगा कि हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक मीडियम है बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी 5 है, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मीडियम है वो स्पेस के कंपैरिजन में क्या है, 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इस मीडियम की परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी से क्या है, 5 टाइम्स ज्यादा है। तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मीडियम की परमिटिविटी को किससे कंपेयर करते हैं, स्पेस से कर देते हैं सबको, स्पेस के कंपेयर। जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी होगी, 9th में थी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता था कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव डेंसिटी आता है ना। तो क्या करते थे, वाटर की डेंसिटी, तो वहां वाटर से कंपेयर कर रहे थे, यहां किससे कंपेयर करेंगे, स्पेस से। तो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन मींस परमिटिविटी, आर लगा दिया तो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है, तो कह रहे हैं ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, स्पेस की परमिटिविटी के साथ मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो आपकी मीडियम की जो परमिटिविटी थी असली, जो ओरिजिनल परमिटिविटी थी, उसको मैंने क्या किया, स्पेस की परमिटिविटी डिवाइड कर दिया, मतलब कंपेयर कर दिया। तो जो आंसर आएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी होगा। और रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला होता है इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन है परमिटिविटी और इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है स्पेस की परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू हमें पता है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है 8.85 × 10⁻12। इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये डिपेंड करेगा, मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा, जैसा मीडियम होगा उसके हिसाब से वेरी करता है। तो इप्सिलॉन आर जो होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो होता है,
तो बताओ इप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये रेशियो है, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, कट जाएगा। तो इप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती है। बाद में पता चला इप्सिलॉन आर को एक नाम और दिया गया, अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। इप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इज इक्वल टू होता है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखो जरा, मीडियम के आने से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चलो इसके बारे में जरा देखते हैं। दो चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा होगा उसको चर्चा करते हैं जरा। ठीक है, चलो देखते हैं मीडियम के आने से फोर्स पे, दो चार्जेस में लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास दो चार्जेस हैं बेटा, Q1 और Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब स्पेस है, खाली है। तो अभी कितना फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में? तो अभी फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई। इनके बीच में जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी ली जाएगी। तो अभी क्या है इनके बीच में? स्पेस है, तो स्पेस की परमिटिविटी, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा नेक्स्ट टाइम हमने, क्या करा, सेम चार्जेस हैं बेटा, इस बार चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन अब इनके बीच में मैंने क्या करा, एक मीडियम फिल कर दिया। मान लो माइका लगा दी, कपड़ा लगा दिया, रुई लगा दी, पानी डाल दिया, कोई भी मटेरियल डाल दिया इन दो चार्जेस के बीच में। और जिन चार्जेस के बीच में ये डाला है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, या रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के है। मैंने दोनों चार्जेस के बीच में, अब फोर्स कितना लगेगा? तो देखो पहले फोर्स लग रहा था F0 मान लो थोड़ी देर के लिए, अब लग रहा है F। फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई। मैंने क्या कहा, यहाँ पे वो परमिटिविटी ली जाएगी जो मीडियम होगा, वहाँ स्पेस था तो स्पेस की परमिटिविटी, यहाँ कोई मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी इप्सिलॉन होती है। ठीक, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब अगर तुम इस फार्मूले से ध्यान से देखो तो बताओ इप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकल सकती है? यहाँ पे इप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, इप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा? के इप्सिलॉन। मतलब मैं इप्सिलॉन की जगह पे लिख सकता हूँ के इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो इतना फोर्स अब लगेगा। तो जरा गौर से देखो, ये फार्मूला किसका बन रहा है? ये भी फोर्स का है, लेकिन ये कब का है? जब दोनों के बीच में स्पेस था। तो F बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा F नॉट अपॉन के। तो इसका मतलब अब जो फोर्स लगेगा वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा? के टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स बेटा बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? के टाइम्स फोर्स कम हो गया। तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, दो फोर्स चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है कि बीच में मीडियम क्या है, और जितना पावरफुल मीडियम होगा फोर्स उतना कम लगेगा, है ना, उतना ही कम होता चला जाएगा फोर्स। हटाऊं बेटा? चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? ठीक है, क्या कहा बेटा? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। हाँ ठीक है, तो मतलब चार्ज को कहीं भी रख दो ले जाके, ऐसा नहीं है। एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के फील्ड में या रीजन में आएगा तभी वो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो क्या कहा, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली मैग्नेट के केस में क्या होता है, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाओ तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना। लेकिन एक डिस्टेंस के बाद, जैसे दोनों के बीच की दूरी इतनी है तो कुछ नहीं हो रहा है ना, और बढ़ा लोगे पास तो भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही इतना लाए अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फोर्स लगा, पहले फोर्स नहीं लग रहा था, या लग रहा था तो वैल्यू बहुत कम थी। तो फील्ड क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का या कोई भी चीज फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, अगर उस एरिया में या उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तब फोर्स लगेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन हमारे इलाके में आएगा
तब हम कुछ कहेंगे उससे, अदरवाइज हम हमारे इलाके से बाहर है तो कुछ भी करे वो वहाँ, हमें उससे मतलब। तो ऐसे ही यहाँ होता है। तो किसी भी चार्ज के, कोई भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो फील्ड, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री करेगा, ये मान लो Q0 चार्ज है, ये चार्ज अगर इसके अंदर एंट्री करेगा इसकी फील्ड में, तब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या हो सकती है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री करेगा तो वो चार्ज अपने ऊपर क्या फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फील करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है, मतलब वहां पे कितना फील्ड है ये भी तो पता करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर यहाँ पे लाया तो कितना फील्ड होगा, यहाँ पे लाया तो कितना होगा, यहाँ पे, मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। तो फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। और ये क्या होता है, कैसे पता लगाऊंगा मैं, या कैसे पता लगाएंगे आप कि यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? तो इसके लिए क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज लेकर आइए, यहाँ पे रखिए, एक चार्ज रखते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये वाला चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स कम होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे नापते हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन ये होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अगर हम एक चार्ज को पकड़ के लाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा। तो बताओ बेटा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर मीन्स इसमें डायरेक्शन होती है। बताओ बेटा इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखो डिफिनेशन से बनते हैं फार्मूलाज, फार्मूला से बनती है यूनिट। तो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर है फोर्स यानी न्यूटन, नीचे है चार्ज यानी कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अभी आगे भी वोल्ट पर मीटर भी होती है, वो हम आगे बताएंगे जब आगे फार्मूला आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला जरा बताओ बेटा, बताओ ये वाला चार्ज अगर यहाँ आ गया इतनी दूर पर आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, बताओ भाई अरीबा। ये वाला चार्ज यहाँ रखा है बेटा, ये वाला चार्ज मान लो इसके अंदर आके यहाँ रखा है, तो अब ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा बताओ। ये वाला F जो है वो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 1/4πε0 Q0/r², यही तो लग रहा होगा फोर्स। अच्छा एक काम करो, इसका Q इधर ले आओ, F/Q हो जाए, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर ये वाला Q में इधर ले आऊँ तो इधर कौन बचेगा, Q0/r²। और F/Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E। तो E का एक फार्मूला ये भी होता है 1/4πε0 Q0/r²। तो ये जो फार्मूला है ये किसके लिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, है ना। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर आपको निकालना है। तो अब बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर, यानी दो चार्जेस के बीच की दूरी जितनी बढ़ाते जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना पास आते जाओगे चार्ज के स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है भैया सन। अच्छा सर यहाँ पे कौन सा चार्ज लिया जाएगा, एक बात याद रखना बेटा, एक चार्ज फिक्स है और एक चार्ज को आप पकड़ के ला रहे हो, फिक्स वाले को लिया जाएगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स यहाँ पे हम उन चार्जेस को लेंगे जो स्टैटिक पोजीशन में होंगे, रुके हुए होंगे, रेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक अब है ये, ठीक है, आधा चैप्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ये क्या होता है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये क्या होता है, डाइपोल, नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब मुंह वाला, तो दो मुंह वाला या दो सिरों वाला, ठीक है, जिसके दो सिरे हों। तो क्या करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी, चार्ज होगा यहाँ पर, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं। मान लो एक पॉजिटिव Q चार्ज है, पॉजिटिव Q है, और एक इधर निगेटिव Q था, वो दोनों घूम रहे थे कहीं, और बाई चांस कहीं
मिल गए, तो जब मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एक सिस्टम। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक सिस्टम, और इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो क्या इसकी डिफिनेशन अगर लिखोगे तो क्या आएगी, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अच्छा हसन बताओ भाई एक बात, मान लो, हाँ शर्त ये, कंडीशन ये कि दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है तो डाइपोल बन जाएगा, नहीं, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या है, पोलैरिटी अलग अलग, यानी एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, तभी डाइपोल बनेगा। ठीक, चलो बताओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 2L है। ये 2L क्यों ले रहे हैं, अभी एक्चुअली मुझे एक डेरिवेशन करना है, तो मुझे ना इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर L लेता तो हाफ करने में L/2 होती, अब 2L ले ली तो LL हो जाएगी, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं ले रहा हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहे L लें, चाहे D लें, चाहे X लें, जो वैल्यू चाहें, या R ले लें। ठीक, अब सुनो को होता क्या होगा, बताओ बेटा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट की रिपेल, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है। ठीक, अब सुनो, जैसे शादी होती थी पहले घरों में पुराने, अभी भी होती है, डांस होता था, लेडीज़ डांस, महिला संगीत, तो उसमें क्या होता था, आजकल तो बड़ा है ना, डांसर आते हैं शादी में, पहले से ही सिखाते हैं, बड़ा है ना अलग। पहले क्या होता, लोग ऐसे ही बस डांस कर लेती थी लेडीज़। तो कैसे डांस होता, सबसे कॉमन डांस होता था कि वो दोनों, एक दो लेडीज़ आएंगी, ठीक है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं बस। तो वो खींचने से क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं करना है, दोनों को एक दूसरे को ऐसे जैसे खींचते हैं, तो वो जो फोर्स है उनको ना अपने आप क्या करने लगता है, रोटेट करता है, तो वो क्या होने लगती है, वो दोनों बस घूमने जाएंगी, बस यही डांस हो गया, बस घूमते जाना है, जितना तेज़ी से घूमोगे। हाँ ठीक है ना, तो वो जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, वो बॉडी को क्या करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स, तो बॉडी को कहीं पर भी अगर ज़रा सी भी वैल्यू मिली, थोड़ा, जैसे ये दोनों बॉडी एक दूसरे खींच रही हैं और ज़रा सा भी हिली है, तो तुरंत ये घूमने लगेंगी, इनमें आ जाएगा मोमेंट, मूवमेंट आ जाएगा ना, चलने लगेंगे, घूमने लगेंगे। तो डाइपोल में भी यही होता है, जैसे ही डाइपोल फॉर्म होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो डाइपोल क्या होने लगता है, घूमने लगता है, उसमें मोमेंट आ जाता है। तो कितना होता है डाइपोल मोमेंट, हाँ, तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। अब P एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, मतलब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी, इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है हमेशा, किधर से किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। P की डायरेक्शन हमेशा किधर से होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी हमेशा P की डायरेक्शन। ये जो एरो दिखा रहा हूँ, ये तो दिखा रहा हूँ फोर्स के, और ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है, हमेशा किधर होती है। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, जैसे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उनकी डायरेक्शन फिक्स है हमेशा नीचे की तरफ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे नीचे आओ, कुछ भी करो, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट की, कुछ भी रखो, डाइपोल सीधा रखो, उल्टा रखो, ऊपर नीचे, कैसे भी रखो, मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी डाइपोल मोमेंट की, स्वदेश, तो ये क्या होगा, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और 2L डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पढ़ लो पहले, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ हाँ ठीक है। ये क्या होती हैं, देखो हमने ना एक काम करना है, क्या है टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। ये क्या होती हैं, एक काम करो बेटा, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और वो फ्री टू मूव है, मतलब वो अगर उसको छोड़ दो तो वो कहीं भी जा सकता है, और हमने इसको छोड़ दिया, वो चलना शुरू करेगा, तो किसी भी रास्ते पे जा सकता है ना, वो कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक, तो
पॉजिटिव चार्ज जब फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो जो भी पॉसिबल वेज फॉलो कर सकता है, जो भी वो पॉसिबल रास्ते पर किसी भी पॉसिबल वे पर जा सकता है, वही क्या कहलाती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लो एक रेत है ना, बहुत सारी कंटेनर में रेत भरो और उसमें कंचा डाल दो और कंचे को लकड़ी से या किसी चीज़ से ऐसा करो कि वो कंचा चल रहा है रेत में, अपने आप चल रहा है या कैसे भी चल रहा है। तो जब वो चलेगा तो रेत पे पीछे क्या बनाता हुआ चलेगा, एक लाइन बनती हुई चलेगी, एक रास्ता बनता हुआ चलेगा। तो ऐसे ही जब कोई पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज जब भी कहीं चलता है तो अपने पीछे एक रास्ता बनाता हुआ चलता है, इमेजिनरी लाइन बनाता हुआ चलता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशन क्या लिखोगे, ये क्या होता है, इट इज द क्या था यार, इट इज अ पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज। कब, व्हेन इट इज फ्री टू मूव। ठीक है, जब ये चलने के लिए फ्री होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या होती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, देखो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से कैसे निकलती हैं, बाहर की तरफ। तो आप यूं कह सकते हो इट स्टार्ट फ्रॉम या इट एग्जिट फ्रॉम या इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इनवर्ड, अंदर की तरफ। बस इतना फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताती हैं। जिधर फील्ड लाइन जा रही होगी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि डायरेक्शन बतानी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब क्या हो गया, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। तीसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बताती हैं, ताकत को भी। कैसे कि इनको देख के अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उनकी पिक्चर बनी है, उनको देख के आप बता सकते हो कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, कहाँ पे फील्ड कम होगी। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे, जहाँ पे ये क्राउडेड होती हैं, पास होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसी होती है, ज़्यादा। और जहाँ पे ये दूर होती हैं, फार अवे एक दूसरे से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी और यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बताओ कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, बी पे ज़्यादा होगी और ए पे कम होगी, क्योंकि क्राउड कहाँ ज़्यादा हो रहा है, पास कहाँ पर है। तो आप यूँ कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। वहीं पर अगर एक पिक्चर ऐसे करके हो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अब फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी, अब यहाँ ए पे ज़्यादा हो, क्योंकि ए पे फील्ड लाइन पास है, यानी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो अब बताओ ए पे ज़्यादा होगी कि बी पे ज़्यादा होगी, तो अब इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों के बीच का स्पेस फिक्स्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दो बातें पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तीन बातें कि ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव में एंट्री करती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। चौथा, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा पता, चलो हाँ, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इफ दे डू सो, अगर इन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा, क्यों भाई, अगर इन्होंने ऐसा किया मतलब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो पता क्या होगा,
देखो जैसे बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप कहोगे इधर की तरफ होगी क्योंकि फील्ड लाइन इधर जा रही है। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग अगर मैं पूछ लूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ होगी, तो आप क्या कहोगे, सर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इधर होगी, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन पर भी तो है तो यहाँ भी होगी। मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो करेगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट में या एक ही टाइम में दो तरफ पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होगा, इफ दे डू सो इट रिप्रेजेंट्स टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट। तुम्हें तो याद हो गया भाई एहसान, अरे बाप रे। इट रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टीचर ने संता को खड़ा किया, बोले बताओ न्यूटन्स लॉ सुनाओ। बोले सर वो याद नहीं है। सुनाते हो नहीं, अभी पीटूं तुम्हें। तो कहा सर अच्छा थोड़े थोड़े याद हैं। बोले थोड़ा ये सुनाओ। तो सर दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ, है नहीं? हाँ बोले लास्ट का याद है सर। तो लास्ट का ही सुनाओ। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो अभी बात कर रहे थे हम, किसकी, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाला। ठीक है, अब इतना वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ेगा, बीच में कट नहीं करना पड़ेगा, करेंगे नहीं और क्या। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यही टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें से भी पहला केस आएगा एट एक्सियल लाइन, ठीक है, एट एक्सियल लाइन। चलो शुरू करते हैं, पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इधर की तरफ p। ये क्या कहलाती है डाइपोल की बेटा, एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है वो डाइपोल की एक्सिस है। और एक्सियल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो डाइपोल की एक्सिस से पास होकर जाए। अ लाइन विच इज पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। ठीक है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। अच्छा दोनों तरफ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सर इधर की तरफ ही जा रहे हैं। नॉर्मली ये दिखाया गया है कि हम इधर ही ले लेते हैं। तो इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P कहीं पर, बेटा ये पॉइंट P है और जो डाइपोल को P से लिखते हैं वो डाइपोल होता है, उसके ऊपर एरो लगाते हैं ज़्यादातर, और ये P पॉइंट है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको कुछ और नाम भी ले सकते हैं, खैर पता लगा सेम कंफ्यूजन कर दो। ये है डाइपोल का सेंटर। मान लो ये जो P पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से, P पॉइंट जो है वो डाइपोल के सेंटर से 12 दूरी पर है, ठीक है। लाइट ऑन करना। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, अगर बेटा यहां से यहां तक 12 है तो ये L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। हाँ अब बताओ इस P पॉइंट पर बेटा कितने होंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अभी तुम्हें बताया निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर एक चार्ज, एक फील्ड इसकी वजह से होगा, वो कैसा होगा, आउटवर्ड, ये होगा E2, ठीक। चलो तुम ही बताओ भाई निखिल, E1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि E2 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब चार्ज ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ज्यादा होगा कि दिस चार्ज ज्यादा होगा। E1 जो है वो इसकी वजह से है और E2 जो है वो इसकी वजह से है। हाँ
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। बताओ इस पॉइंट की इस चार्ज से दूरी ज्यादा है कि इससे ज्यादा है? डिस्टेंस। ये वाला ज्यादा दूर है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो। चार्ज तो सेम है दोनों के, चार्ज मत देखो लेकिन डिस्टेंस भी तो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करती है। क्या होता था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4πε0 Q/r², यानी Q पे भी डिपेंड करती है और R यानी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो Q तो सेम है, डिस्टेंस देखो, इसकी डिस्टेंस कम है तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। अच्छा, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, अपोजिट है ना, ये ताकतवर है ज्यादा है और ये कमजोर है, तो कौन जीतेगा? ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर, यानी ई जो होगा वो इधर ही होगा, बाहर की तरफ। कितना होगा अभी कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले हमें क्या करना है? किधर? ओ सॉरी, ये आर है बेटा, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। चलो पहले हम निकालते हैं E1 की वैल्यू, बताओ कितनी होगी? E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, यानी इसकी वजह से यहाँ कितना फील्ड होगा? तो फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। आर बोले तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो r है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ तक, तो r में l क्या करना पड़ेगा? और ऐड। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r + l²। ये एक नंबर डाल दो। इसी तरीके से ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ फील्ड कितनी होगी? हाँ, E2 बराबर 1/4πε0 Q, चार्ज तो वही है। अब डिस्टेंस कितनी है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक और है कितनी? r है यहाँ तक और चाहिए यहाँ तक की, तो r में से इतनी माइनस कर दो, कितनी? l, तो r - l², इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा? ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E बराबर, बेटा देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका टोटल कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो किस में से किसे माइनस करेंगे? बड़े में से छोटा। अब बड़ा कौन? E2। तो यानी E निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा E2 में से E1। बस कुछ नहीं है, अब सिर्फ वैल्यू रखो और मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो गए अब यहाँ पे। चलो वैल्यू पुट करो। अब कैलकुलेशन बची सिर्फ। E2 की वैल्यू है बेटा 1/4πε0 Q/r-l² माइनस E1 की वैल्यू कितनी है सन? 1/4πε0 Q/r+l²। दो स्टेप में कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन है? Q कॉमन है ऊपर से और 4πε0 कॉमन है, तो बचा क्या? 1/r-l² बचा, माइनस 1/r+l² बचा। देखो बेटा यहाँ से ये पूरा चला गया, Q चला गया, तो यही तो बचा नीचे। ऐसे यहाँ से भी ये पूरा चला गया और Q चला गया, तो ये बचा। अब यहाँ पे एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा? Q/4πε0। एलसीएम लो, एलसीएम कर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो। चलो कितना हो जाएगा? r-l² और r+l²। पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं? क्रॉस, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 1 की पहले इससे करेंगे, कितना आ जाएगा? r+l² माइनस r-l²। चलो ब्रैकेट खोलो, ऊपर यहाँ चल रहा है Q4πε0, यहाँ बेटा a+b² खोलो, तो क्या होगा? a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ कौन सा होल स्क्वायर खोलोगे? a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a²। अच्छा माइनस से भी ब्रैकेट खोलना बेटा, ठीक है। तो माइनस के r² माइनस के l² प्लस के 2lr। नीचे एक काम करो, नीचे ये लिख सकते हो l - r और l + r। अब पूरे का स्क्वायर एक पे ही चढ़ा लो। यहाँ l² से l² गया, r² से r² गया, बचा क्या? Q/4πε0, ये तो बाहर चल रहा था, अंदर बचा 2lr दोनों प्लस के हैं, निकल, समझ आ रहा है? तो कितने हो गए? 4lr और नीचे क्या हो जाएगा? एक बार a + b, एक बार a - b, तो a² - b² और इसका होल स्क्वायर अलग चल रहा है। बस यहाँ तक है, अभी थोड़ा सा और बचा है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। इतना करो, ठीक है।
ये लिखनी लाइन है। चलो अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कितनी वैल्यू आई? E बराबर आया Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक काम करो बेटा, ऊपर है 4RL, इसको तोड़ लो। 4RL को लिख सकते हो 2L इंटू 2R, ऐसे कर लो, लिख सकते हो ना। 4RL को आप लिख सकते हो 2L इंटू 2R, और नीचे चल रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसे एक बार ऐसे लिख लो, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2L Q इंटू 2L एक साथ लिख लो, और 2R और लिख लो ये साथ में, और नीचे क्या चल रहा है? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस है वही चीज़, मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे 2L को Q के साथ लिख दिया और 2R अलग लिख दिया। ठीक है, ये यही फंक्शन है। अब देखो जरा गौर से, जो ब्रैकेट में आया है वो क्या हो सकता है? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही रखो। जो Q इंटू 2L है ये क्या है? डाइपोल मोमेंट यानी P, इसकी जगह पे लिख सकते हैं P, और ऊपर है 2R, तो आंसर हो जाएगा 2PR, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब क्या होता है, इसमें केस लगाते हैं। क्या? अगर R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो, R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो, है ना, इफ व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो क्या करो? देखो एक बड़े नंबर का स्क्वायर और बड़ा हो जाता है, और छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, और छोटा हो जाता है। तो एक तो बड़ा नंबर ऊपर से छोटा, फिर उनकी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? स्क्वायर और बड़ा और इसका स्क्वायर और छोटा, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी जो बड़ा नंबर है वो और बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की वैल्यू में क्या होगा? लगभग R स्क्वायर ही R स्क्वायर दिखेगा, L स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? इसे बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे, हटाओ इसे। फिर जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ज़्यादा, या है भी तो पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहा है। तो अब क्या फार्मूला दिखाई देगा बेटा? तो अब E इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, नीचे क्या बचेगा? सिर्फ R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर, और उसका भी क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर। तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितनी होगी पावर? R4। एक पावर ये कट जाएगी। तो अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो एक बात यहाँ से तो पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द डाइपोल, वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ोगे आगे, डिस्टेंस 2 गुनी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8 टाइम्स नीचे गिरेगा, 8 गुना कम हो जाएगा। अगर आप 3 टाइम्स जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम होगा? 27 टाइम्स। क्यूब है ना। अच्छा, फाइनल डायरेक्शन किधर आ रही है बेटा? ये आ रही है, और इधर ही डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन थी। तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग P, यानी डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलो लास्ट और बचा एक, इक्वेटोरियल लाइन। चलो नेक्स्ट आता है B, इसी का डेरिवेशन दूसरा पार्ट, एट इक्वेटोरियल लाइन। पहले तो ये पता करो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। ठीक है, देखो हाँ, पहले क्या करेंगे? मेरे पास मान लो एक डाइपोल है, ठीक है बेटा, नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L, और इसका डाइपोल मोमेंट P है जो कि इधर की तरफ है, और ये क्या है? इसका सेंटर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस L बचेगी, और ये बेटा अगर ये पूरी 2L है तो ये L ही तो बचेंगे, है ना। अब सुनो, ये क्या है? डाइपोल का सेंटर। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक ऐसी लाइन जो डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर,
ठीक, क्या हो, एक तो परपेंडिकुलर भी हो और सेंटर से पास होती हो। वैसे तो क्या है, जैसे आपने सोचा सर ये एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन डाइपोल की एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इक्वेटोरियल लाइन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और सेंटर से पास, तो ये लाइन कहलाएगी इक्वेटोरियल। ये और इस लाइन पर कहीं पॉइंट P है, इस लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट क्या है, P है, जो इसके सेंटर से कितना दूर है, मान लो बेटा R दूरी पर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कितना होगा। ठीक, चलो भैया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? 2। चलो, एक होगा इसकी वजह से, देखो निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे होगा, और कैसा होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है। मान लो इसका नाम है E1, ठीक है, और इसकी वजह से भी तो एक फील्ड होगा यहाँ पे। क्यों भाई आसान? एक फील्ड होगा इसकी वजह से, और वो किधर होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या है, पॉजिटिव। ये E2 है, मतलब यहाँ पे 2 फील्ड हैं, E1 E2, और दोनों के बीच का एक एंगल है। तो मैंने क्या बताया था, जब 2 वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो उनका टोटल निकालने के लिए हम 3 तरीके यूज करते हैं। मतलब तरीका एक ही है, उसको है ना फॉर्मूले से यूज करते हैं। जैसे दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पर है तो उसके लिए फार्मूले का यूज करते हैं। तो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी, तो ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेकिन थीटा नहीं पता है। चलो अच्छा, पहले ये बताओ बेटा, इस चार्ज पार्टिकल की इस P पॉइंट से दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो ये कैसे निकालोगे, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस है L और परपेंडिकुलर है R। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, √r² + L²। तो ये डिस्टेंस आएगी √r² + L²। बेटा सेम यहाँ भी है, इधर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी r² + L² होगी। और ये कितनी दूरी है बेटा, ये डिस्टेंस 2L है। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी 2 लाइनें बराबर हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। ठीक, एक थ्योरम कभी कहीं पढ़ी हो बचपन में कि बराबर लाइनें बराबर एंगल बनाती हैं ट्राइंगल के। तीनों लाइनें अगर बराबर होंगी तो तीनों एंगल बराबर होंगे, 2 लाइनें अगर इक्वल हैं तो 2 एंगल बराबर होंगे। तो फिलहाल यहाँ तो 2 लाइनें बराबर हैं, तो 2 एंगल बराबर होंगे, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। वेरी गुड। अच्छा एक बात और बता दो बस छोटी सी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, टोटल इन दोनों का जो टोटल है वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। सर बिल्कुल बीच में आएगा, हाँ बिल्कुल बीच में आएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, सेम है। अगर E1 E2 दोनों बराबर हैं तो ये जो वैल्यू आएगी E की वो बिल्कुल बीच में होगी। चलो पहले निकालो जरा, E1 E2 निकालो जरा। E1 कितना होगा बताओ, E1 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, है ना, एट P पॉइंट, ड्यू टू -q। फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/4πε0 Q/r²। r का मतलब होता है चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी। बताओ जरा इस केस में चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, √r² + c²। और हमें इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट गायब, तो बचेगा सिर्फ r² + L²। एक नंबर। दोबारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/। तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस भी कितनी है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी यही आएगा। तो ज़रा इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल। तो यानी E1 E2 बराबर है। E1 E2 जब इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है, वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। बिल्कुल बीच में आने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक। अच्छा एक बात बता दो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक। अच्छा दूसरा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, क्यों,
करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग। तो टोटल एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, E1 E2 के बीच का टोटल एंगल 2 थीटा। ठीक, याद रखना। चलो अब टोटल निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो E क्या होगा, फार्मूला वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूले का यूज करते हैं। क्या होगा बेटा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 यानी B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 2 थीटा। अब क्योंकि E1 और E2 बेटा बराबर हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, E1 की जगह पे तो E1 ही रहने दो, E2 की जगह पे भी क्या कर ले रहा हूँ, E1 ही ले लूँ। चलो प्लस के 2E1 और ये भी क्या हो जाएगा E1। आ जाओ बेटा, E1 क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलो बेटा ये E1 स्क्वायर क्या हो गया, 2E1 स्क्वायर, और इधर अलग चल रहा है 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। जरा एक काम करो, अंदर ही 2E1 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो इन दोनों स्टेप से मैंने 2E1 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से 2E1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो 2E1 ही था ना, सिर्फ 2E1 स्क्वायर था तो सारा चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से 2E1 स्क्वायर गया तो cos 2 थीटा बचा। ठीक, एक चीज़ याद रखना बस यहाँ पे छोटी सी, क्या, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में, और बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए 11th में पढ़ा होगा था। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स या फिजिक्स में पढ़ाई जाती थी। फिलहाल अभी लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख लो क्या होता है फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, बस ये पुट कर दो यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 से देखो 1 कट गया, बचा क्या अंदर 2E1 स्क्वायर बचा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बचा। तो देखो दो बार हैं तो बाहर बन के एक बार आ जाएगा, E1 का स्क्वायर है तो बाहर आके E1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाहर आके cos थीटा रह जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, अब वैल्यूज पुट कर दो सबकी, क्या क्या है, 2 E1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सही है। और cos थीटा की वैल्यू जरा इस ट्रायंगल से निकालो, इस वाले किसी से भी निकालो। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो देखो यहाँ बेस है ये L और हाइपोटेनस है ये, तो L की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, अगर कहीं पे रूट में लिखा हुआ है ना कोई नंबर रूट x, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, रूट का मीन्स होता है पावर हाफ। ठीक, तो ऐसे ही अंदर लिखा हुआ था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, पूरे की पावर हाफ, सेम। अच्छा एक चीज़ और देखो नीचे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, तो क्या होगा, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो 1 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाफ, 3/2 या 1.5 भी बोल सकते हैं डेसिमल में। तो कितना हो जाएगी वैल्यू बताना ज़रा, बस आ गया अब आंसर। तो E बराबर कितना आया अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ये लिख लिया मैंने इतना, ऊपर है 2QL, इसे एक साथ लिख लो, इसको लिख दो Q इंटू 2L, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या बन जाएगा, P यानी डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन फार्मूला आ गया ये, एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पर ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें केस लगाओ कि अगर R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो तो क्यों, तो इस केस में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, सिर्फ R स्क्वायर, इसको क्या कर दोगे, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। तो अब E की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, बचेगा सिर्फ ये तो 0 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 3/2।
तो स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, तो पावर की पावर होती है तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/2 से, तो कितना बचेगा पावर हाँ जी, तो E बराबर अब आ गया 1/4πε0 P/r³। तो ये होता है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, देखो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P की डायरेक्शन के अलोंग है कि अपोजिट है, अपोजिट। तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अपोजिट टू P होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट होती है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी r के यानी डिस्टेंस के कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ भी। अच्छा एक चीज़ और देख लो बस छोटी सी, जरा एक्सियल लाइन वाला फार्मूला देखो और इक्वेटोरियल लाइन वाला फार्मूला देखो, दोनों में बस फर्क कितना है, एक्सियल वाले में यहाँ पे 2 होता है और इक्वेटोरियल वाले में 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइम्स होती है, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, ठीक है।